Hi, myself Rajnish Kumar Srivastava, your mentor, your guide. आज मैं आप लोगों को आईआईटी जैम एमएस का जो पेपर होता है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एमएस का जो पेपर होता है, उसको हम कैसे क्रैक करेंगे इसके बारे में फिर से एक मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं पहले ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूँ आप लोगों का इसके बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा मैं प्रॉपर और बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये कन्फ्यूजन है और बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो डिफरेंट वे में बताते हैं, डिफरेंट वे में लेके चलते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो लोग भी गाइड करते हैं, और मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उन सभी लोगों से मैं बोलूँगा, और जितने भी मेरे कोचिंग सेंटर वाले हैं, भाई हैं मेरे, सबसे बोलूँगा कि आप प्रॉपर गाइड करिए हमेशा, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ का सवाल होता है, उनके भविष्य का सवाल होता है। तो हमें चाहिए, हम कोचिंग सेंटर वालों को, चाहे जो भी हैं, हम सभी लोगों को चाहिए कि उनको प्रॉपर गाइड करें, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम सफ़र किए हैं, चाहे जो चीज़ हमने पहले प्रॉब्लम फेस किया है, वो प्रॉब्लम हमारी जूनियर्स, क्योंकि बेसिकली आप हैं क्या, हमारे जूनियर ही हैं, हम आपसे सीनियर है, बस ये अंतर है कि हम 20 साल सीनियर हैं, 10 साल सीनियर हैं, लेकिन हमें आपको प्रॉपर गाइड करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर, एमएस का जो पेपर देते हैं, वो बेसिकली होता क्या है, कैसे उसको क्रैक करेंगे। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के अंदर कि हम आईआईटी जैम एमएस दे रहे हैं तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ही हमको पढ़ना है, मैथ्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसके अंदर। ये बहुत बड़ी एक डिमेरिट है हमारे स्टूडेंट्स की। और जो स्टूडेंट भी एमएस दे रहे हैं और ये चीज़ सोचते हैं कि एमएस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एमए उसमें मैथमेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैथमेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि किसका कितना वेटेज है और किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कहाँ पे हमें फोकस करनी चाहिए, कहाँ पे हमको पढ़नी चाहिए। बेसिकली हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं होती है कंपटीशन में कि कौन सा टॉपिक हमको कितना आता है। अल्टीमेटली गोल हमारा ये होता है कि हमको क्रैक करनी है, हमें क्रैक करनी है। ये जरूरी नहीं है कि उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से, उस पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, जो भी हमारा बेस्ट पार्ट है उसको हमको अच्छा करके हमको उसको क्रैक करना होता है। हमें ये चीज़ नहीं करना होता है कि ईगो लेके चलना होता है कि नहीं हमको ये पढ़ना, इसको छोड़ देना है, ये करना, इसको छोड़ देना है। नहीं, हमें सिलेक्शन लेना होता है, और सिलेक्शन लेने के लिए स्ट्रेटजी होती है, और स्ट्रेटजी जब तक आपकी नहीं है, जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, राइट। तो अगर हम स्टैट्स की बात करें, एमएस की बात करते हैं जैम के, तो अगर पेपर उठाकर आप देखेंगे या सिलेबस के उठाकर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो स्टैट्स पार्ट्स है, स्टैट्स का पार्ट है वो आपका 60% है, ऑब्वियस है, और जो मैथ का पार्ट्स है वो आपका 40% है, बिल्कुल है। मैंने कई सारे कोचिंग सेंटर को ये कहते हुए सुना हुआ है कि ये जो मैथमेटिकल पार्ट है, दिस इज द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिस्टिक्स से ही पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स होता है इसके अंदर। नहीं, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, बिल्कुल गलत बोलते हैं। मैथमेटिकल पार्ट के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर बिल्कुल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि जो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे प्योर भी टॉपिक होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन टॉपिक होते हैं। स्टैट्स के अंदर कोई भी प्योर टॉपिक नहीं पूछा जाता, सारा एप्लीकेशन टॉपिक पूछा जाता है। और यहाँ पे भी जो मैथ्स का लेवल होता है, वो मैथ्स का लेवल कहीं भी आईआईटी जैम जो एमए स्टूडेंट देता है उसके लेवल से कहीं भी कम नहीं होता है, इक्वल लेवल का होता है। लोग ये बोलते हैं कि बहुत ईजी होता है, कर लेंगे आप, बहुत बड़ी गलत बोलते हैं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और उनको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी जो मैथ का लेवल होता है बिल्कुल जो आईआईटी जैम मैथ्स देते हैं उनके लेवल के इक्वल होता है।
अंतर सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे कहीं पे भी प्योर पार्ट नहीं होता है, टोटली एप्लीकेशन होता है, और कहीं पे भी स्टैट्स के रिलेशन से क्वेश्चन नहीं होता है। आप पीछे 10 साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो स्टैट्स का रिलेशन में हो, नहीं। हाँ, आप चाहे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें स्टैट्स पढ़ाई जाती है, जहां भी आप स्टैट्स पढ़ते हैं वहां भी मैथमेटिक्स के बहुत सारे पेपर पढ़ाए जाते हैं। तो मैथमेटिक्स के पेपर पढ़ाए जाते हैं तो इसका मतलब नहीं ये हो जाता है कि स्टैट्स में जब मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ाया जाता है तो मैथमेटिकल ओवरलुक हो जाता है, नहीं। अगर हम इस स्टैट्स को अगर हम डिवाइड करें तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब मैं आप लोगों को बहुत प्रॉपरली गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये मेरा सेकंड वीडियो होगा आपके यूट्यूब पे जो मैं डालूंगा। और एक बार मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज मैं इसलिए फिर से दोबारा डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे कोचिंग सेंटर का देखा हुआ है जो लोग अदर वे में बात करते हैं, अदर वे में करते हैं। मैं आज बिल्कुल एकदम बिल्कुल निकाल के बता दूंगा कि कहां कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिना जब तक देखो यार, एक मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं तो मैं हमेशा ये चीज को कोट करने की कोशिश करता हूं, और यूपीएससी एक ही चीज सिखाती है कि पढ़ना कैसे होता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी चाहिए। बिना स्ट्रेटजी बनाए हुए यूपीएससी क्रैक नहीं होता है। तो आप लोगों को भी बिना स्ट्रेटजी बनाए, और जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूं कि बिना स्ट्रेटजी बनाए कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होता है। अच्छे लेवल का अगर आप एग्जाम देते हैं तो नहीं क्रैक होगा। तो स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है और आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बिना उसके कोई काम नहीं चलेगा। तो मैं आज बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर कर दूंगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, किसका कितना वेटेज होता है, कहां पे आपको फोकस करनी है, कहां पे आपको फोकस नहीं करनी है। चलिए मैं पहले स्टैट्स की बात करते हैं। 60% स्टैट होता है। इस 60% स्टैट्स के अंदर अगर हम टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक आपका प्रॉप का पार्ट हो जाता है, राइट। सेकेंड टॉपिक आपका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बताइए आपको स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थर्ड टॉपिक आपका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फोर्थ टॉपिक आपका, इसी में हम कर देते हैं, चलो CLT प्लस WLLN कर देते हैं, अलग से कर देते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। और जो फिफ्थ टॉपिक आपका है वो आपका इन्फेरेंस होता है। इन्फेरेंस के अंदर 2 टॉपिक कर दीजिए, एक आपका एस्टिमेशन और एक आपका हाइपोथेसिस। यही तो सिलेबस होता है हमारा स्टैट्स का। और अगर हम मैथ में आ जाते हैं, चलो मैं पहले सारा कुछ सिलेबस ले लेते हैं। मैथ में अगर हम आ जाते हैं तो मैथ में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक हमारा, फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, बिल्कुल मैट्रिसेस कर लो, मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। सेकेंड टॉपिक एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, थर्ड टॉपिक एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। फोर्थ टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। ये आपके 5 टॉपिक होते हैं। और एक टॉपिक और अलग से कर देती इसी में, दैट इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, जो आपका एडीसी का पार्ट होता है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आपका 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 मैथ में हो गया, 5 आपका स्टैट्स में हो गया, बिल्कुल यही आपका सिलेबस है। अब हम बात करते हैं स्टैट्स के अंदर। अगर आप स्टैट्स के अंदर आते हैं और ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट आपका 10 मार्क्स का आ जाता है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपका 15 नंबर के आसपास आ जाता है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका 15 नंबर के आसपास आ जाता है, तो 40 नंबर हो गया। और ये 15 नंबर का इन्फेरेंस और हाइपोथेसिस आपका जाता है, 20 नंबर कर लो, ठीक है। 10 नंबर एसी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब ये 10 नंबर, ये 12 नंबर, ये 12 से 15 नंबर, ये 5 से 7 नंबर, ये आपका इन्फेरेंस
18 से 20 नंबर अगर बात करते हैं तो ये वेटेज है इसका। अगर हम बात करते हैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अगर आप लोग स्टैट्स के स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक लाइन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका डबल इंटीग्रल होता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक ग्राफ बनाना पड़ता है, उसके ग्राफ के अंदर उस एरिया के अंदर फंक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होता है। तो बेसिकली ये आपका कहीं से भी स्टैट्स नहीं होता है, पूरा का पूरा आपका मैथमेटिक्स होता है। और मैथमेटिक्स में जो टॉपिक कवर करता है वो होता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आप देखिएगा मैं जो चीज बोल रहा हूं, चेंज ऑफ ऑर्डर। अगर ये आपको नहीं आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो यहां पे है एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर होता है, अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है तो ये आपको बिल्कुल नहीं होगा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल। और मुझे पता है हर साल मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उनको डबल इंटीग्रल और ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं डबल इंटीग्रल के अंदर वो उनको बिल्कुल नहीं आता है। और जब नहीं आता है तो पूरा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन वो खराब कर लेते हैं। और हर साल जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जैसे मैं यहाँ पे ये चीज पढ़ाता हूं और यहां पे जब आप आता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर इसको करने की जरूरत ही नहीं, अब हो गया मुझसे सारा क्वेश्चन, क्योंकि दे नो द स्टैटिस्टिक्स पार्ट और दे नो, पता चल गया कि यहां पे जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो मैथमेटिक्स में है और हमने उसको सीख लिया, उसने पढ़ लिया, तो यहां की एक भी क्वेश्चन उनसे नहीं छूटता है। और ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का जो लोअर लेवल मैथ में पढ़ते हैं वहां उतने से ही पूरा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो जाता है। तो बेसिकली दिस ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एक लाइन स्टैट्स का फार्मूला लिखने की जस्ट बाद, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y अंडर कंडीशन कैपिटल X इक्वल टू 2, राइट। अब इसको फार्मूला क्या लिखोगी? फार्मूला भी प्रोबेबिलिटी का नहीं होता है, स्टैट्स का नहीं होता है, डबल इंटीग्रल में आता है। डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई अंडर जो भी आपका कंडीशन होता है उसके मार्जिनल से आप डिवाइड करते हो, तो वाई जो भी आपका आएगा एफ वाई, अगर एक्स कंडीशन है तो एक्स कंडीशन के एक्स के मार्जिनल से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो फार्मूला क्या आएगा? एरिया में आता है, डबल इंटीग्रल टर्म्स में आता है, वहां से पूरा का पूरा मैथमेटिक्स चलता है। तो ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, 12 से 15 नंबर का ये जो क्वेश्चन आपका है यहां पे, जो ये 12 नंबर का से 12 से लेके 15 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका मैथमेटिक्स है। तो अगर हम देखें सिलेबस को तो यहां से जो 60 नंबर का 60% हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमारा स्टैट्स है, उस 60% में 15% के आसपास आपका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स हो गया। तो बेसिकली स्टैट्स कितना बचा? 45 टू 40 के बीच में। तो बेसिकली अगर इसको हम जो मैं जो आपको बात बता रहा हूं और जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं उसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं। स्टैट्स के और मैथ का जो वेटेज है इसको हम चेंज कर देते हैं और मैं बोलता हूं ये चीज कि नहीं, आपका 53% आपका मैथ्स है और 47% आपका स्टैट्स है। और ये ट्रू है, ये ट्रू 100% ये ट्रू है। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स बट इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, इट इज एक्चुअली मैथमेटिक्स एंड दैट इज द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल। इफ यू नो, आप पेपर उठा के देखिएगा, आप सिलेबस उठा के देखिएगा, आप सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, आप एनुअल मॉड में पढ़ रहे होंगे, आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, और अगर आपको डबल इंटीग्रल आपको नहीं आता है, मैथमेटिक्स का ये टॉपिक आपको नहीं आता है, तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका पूरा का पूरा छूटेगा और एक भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी बॉन्ड हो, नहीं होगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए मैथमेटिक्स का पार्ट। अगर ये आता है, एक भी क्वेश्चन जो सबसे इजीएस्ट टॉपिक होगा स्टैटिस्टिक्स का वो होगा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, उससे इजी टॉपिक हो ही नहीं सकता। और ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे निकल जाता है 15 नंबर, सीधे खटाक से निकलता है, ठीक है।
तो ये जो आपका 53 या 50 प्लस या 50 प्लस कर सकते हो, 55 आसपास कर सकते हो, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है आपका, अब हम कहां से कहेंगे कि स्टैट्स एमएस? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप ये नहीं कहिएगा कि मैं मैथमेटिक्स का वेटेज करा रहा हूं। नहीं, मैं मैथमेटिक्स का वेटेज नहीं दे रहा। मैं आपको सिर्फ ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं जैम मैथ्स भी पढ़ाता हूं, मैं जैम स्टैट्स भी पढ़ाता हूं, मैं जैम फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, मैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल भी पढ़ाता हूं, मैं नेट जेआरएफ मैथ्स भी पढ़ाता हूं, मैं नेट जेआरएफ स्टैट्स भी पढ़ाता हूं, मैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का भी पढ़ाता हूं, राइट? तो मैं सब कुछ पढ़ाता हूं। तो मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब रहा था अपने समय में, उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूं। आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूं, आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं यार, जो चीज तुम सोचते हो वो चीज मत सोचा करो। आप थोड़ा सा प्रॉपर सिलेबस को देखो, उसके अकॉर्डिंगली सोचो, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो। सिलेक्शन लेना है, नौटंकी नहीं करना है। हमें सिलेक्शन लेना है। हमें आईटी बॉम्बे जाना है, हमें आईटी कानपुर जाना है, हमें और भी बेस्ट करना है। ये तो जस्ट ऐसा तो नहीं करने जा रहे हो आप ना, ऐसा नहीं करने जा रहे हो आपकी इससे करने से आपको जॉब मिलने वाली है। एक सिंपल एक कंपटीशन आप जो देने जा रहे हो, बेसिकली ये कंपटीशन आप मास्टर करने के लिए दे रहे हो, न कि इससे आपको कोई जॉब। हाँ, आप मास्टर करोगे, अच्छा करोगे, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप कुछ और करना चाहते हो अच्छा, तो उसके लिए जो कंपटीशन, रियल कंपटीशन होता है, जिससे जॉब मिलती है, आप दिए, आप क्वालिफाई किए, आपको सिलेक्शन हो गया, आपको गवर्नमेंट का लेटर मिला, आप चले गए, ज्वाइन कर लिए, कंपटीशन इसको बोलते हैं ना। ये तो हम पढ़ने की कंपटीशन बात कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे प्लेसमेंट होता है, जॉब वहाँ से भी मिलती है। लेकिन बात ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब बेसिकली कि बहुत लोग क्या होते हैं, पढ़ने के बाद रिसर्च वर्क में जाते हैं, बहुत सारे करते हैं। मैं जस्ट जनरली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर होता क्या है स्टैट्स के पेपर में। अब एक प्रॉब्लम जो होती है हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे कोचिंग सेंटर वाले भाइयों को भी, एमएस 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 चिल्लाते हैं, बच्चे भी एमएस एमएस चिल्लाते हैं। तो एक साइकोलॉजिकली जो दिमाग में जाता है ना कि एमए मतलब मैथमेटिक्स पढ़ना है, एमएस मतलब स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। अरे मेरे यार, एमएस के अंदर 55% मैथ पढ़ना है। आप कैसे ओवरलुक कर सकते हो उसको? क्या आप 45-47 नंबर का एमएस करके स्टैटिस्टिक्स पढ़ के क्या आप सिलेक्शन ले सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। क्या आप 53% का 50% का मैथमेटिक्स पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो? नहीं, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। दोनों को पढ़ना पड़ेगा इक्वली। लेकिन नहीं, जनरली कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको जीरो कर देते हैं। एमएस का पेपर है, दिमाग में डालते हैं बार बार, यहां भी दिमाग में डालते हैं कि ये जो मैथ है ये मैथ्स नहीं है, ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। इसमें भी जो क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दुनिया में जो सबसे बेवकूफ प्राणी होता है ना, वो स्टूडेंट होता है। अब जब हम पढ़ते, तब अपनी बात भी कर रहा हूं मैं, जब मैं भी पढ़ता था, क्योंकि वी आर द फ्रस्ट्रेटेड गाइज। हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड इंसान होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यार इस समय हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमको जाना है, तो जो कुछ भी कोई बोलता है हम उसको सुन लेते हैं, उसको मान लेते हैं, क्योंकि हम उस समय अपने आप में नहीं होते हैं। हमें सोचने की उतनी क्षमता नहीं होती है, हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेट होकर चलता है। हम चाहते हैं यार जो भी कोई बोलता है सही बोलता है। नहीं, यही प्रॉब्लम हमारे साथ है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है। जब मैं स्टूडेंट था तब भी हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि कोई कुछ बोलता है, अरे यार वो कुछ भी तो देगा, कुछ तो देगा, कुछ भी बोल रहा है कुछ तो देगा। अब उसने बोल दिया कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का है, पूरा मैथमेटिक्स जो आता है वो भी स्टैटिक्स रिलेटेड आता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। जो भी मैथमेटिक्स, आप इसमें जो भी मैथमेटिक्स आता है ना, वो मैथमेटिक्स जो एमए वाले बच्चे देते हैं ना, आईटी जैम एमए, उनसे भी टफ होता है लेवल में। ऐसा नहीं कि स्टैट्स हो गया और मैथ इसका सब्सिडरी पार्ट है, इजी पेपर देगा। नहीं यार, कैसे जीतेगा यार? 50% वेटेज रख रहा है, कैसे जीते देगा? स्टैट्स 50% है, 50 मैथ। हाँ, स्टैटिस्टिक्स प्योर स्टैट्स देते हैं, स्टैट्स रहता है, ये आपका टॉपिक है, ये पूरा स्टैट्स का टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन होता है। तो जैसे यहां से क्वेश्चन आएगा वैसे ही तो यहां से भी तो आएगा। लेवल क्यों कम करेंगे भाई? किस लिए लेवल कम करेंगे?
10% वेटेज है क्या, 20% वेटेज है क्या? नहीं, जितना वेटेज स्टैट्स का है उतना ही वेटेज मैथ का है। तो मतलब ये हुआ कि जितना वर्क हमको स्टैट्स पे करना होगा उतनी ही वर्क हमको मैथ पे करना होगा। हमको अगर सिलेक्शन चाहिए तो मैथ को ओवरलुक नहीं कर सकते, स्टैट्स को ओवरलुक नहीं कर सकते। अब ये हो गया कि पूरा 50% हमको, मैं जस्ट ये आपको बताना चाहता हूं कि एमएस के अंदर जो मैंने 2-3 लोगों का वीडियो लेक्चर देखा है और जो लोग गलतियां किए हैं, जो बच्चों को मिसगाइड करने की कोशिश की है, मैं उसी पे ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप मिसगाइडेड नहीं होइए। आप ये चीज नहीं सोचिए कि एमएस के पेपर में मैथ का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। एमएस के पेपर में मैथ का इंपॉर्टेंस स्टैट्स से ज्यादा होता है, क्योंकि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट टोटली मैथमेटिक्स होता है। तो यहां से स्टैट्स से ज्वाइंट को हटाइए, क्योंकि ये जो आपका 15 नंबर 12 से 15 नंबर जो स्टैट्स के अंदर आता है, ये स्टैट्स का पार्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आपका जस्ट स्टैट्स का हम एक फार्मूला यूज करते हैं। जैसे आप फार्मूला लिख लोगे उसके बाद पूरा का पूरा आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चलता है, डबल इंटीग्रल चलता है। तो आप इसको मैथमेटिक्स में डालो, क्योंकि फार्मूला तो आपको लिखना है, वो आप याद कर लोगे, उसके बाद से पूरा पूरा मैथमेटिक्स पार्ट है। और अगर आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, यहां का टॉपिक नहीं आता है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भूल जाओ कि आपसे एक भी क्वेश्चन चलेगा, खिसकेगा नहीं होगा। गारंटी बता रहा हूं आपको और डैम श्योर बोल रहा हूं आपको। अगर स्टैट्स के अंदर आप चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़े हो, क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर मैथमेटिक्स में आपने स्टैट्स के अंदर जो स्टैट्स ऑनर्स करते होंगे उसके अंदर मैथमेटिकल पेपर पढ़ाया जाता है, डबल इंटीग्रल, उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो आपको बहुत अच्छे से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब आप कॉलेज स्टैट, लेकिन हम स्टैट्स में डालेंगे क्यों भाई? करते मैथमेटिक्स हैं तो मैथमेटिक्स बोले ना, हाँ स्टैट्स के अंदर है तो स्टैट्स की बात करते हैं, लेकिन सॉल्व सोल्यूशन किसका होता है? मैथ का होता है, तो मैथ में लेके आएंगे। तो इसको छोड़ दो स्टैट्स में। तो अगर इसको उठा करके यहां से 15 नंबर यहां पे ऐड कर दिए तो 55 हो गया, अब 45 नंबर बच गया स्टैट्स। तो हम एक दिमाग में साइकोलॉजिकली चलते हैं, हम एमएस दे रहे हैं, हम एमएस दे रहे हैं, तो करते क्या हम एमएस देने के चक्कर में एमएससी सिर्फ पढ़ते हैं। पूरे साल 45 नंबर का स्टैट्स पढ़ते हैं। पूरे साल कोचिंग सेंटर वाले भी 45 नंबर का स्टैट्स पढ़ाते हैं। सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा जब तक आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट, क्योंकि अगर देखा जाए एक तरह से तो मैथमेटिक्स का वेटेज स्टैट्स से ज्यादा हो गया। नहीं, मेरा कहने का मतलब, मैं ये आप नहीं सोचिए कि मैं मैथमेटिक्स को हाईलाइट कर रहा हूं। मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं बच्चे, मैं बता रहा हूं आपको रियलिटी कि क्या होता है। ये 45 नंबर आप स्टैट्स के स्टूडेंट हैं, ऑब्वियस है आप स्टैट्स स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो 40 नंबर 35-40 नंबर उठा लेंगे बढ़िया से 45 में, तभी सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। आप मैथ का 50 में से तो आप इक्वल वेटेज दीजिए ना, जितना आप स्टैट्स को पढ़ रहे हैं उतना ही आप मैथ्स को भी पढ़िए। मैथ के एक टॉपिक पढ़ाने में जितना टाइम लगेगा आपको, अच्छे से अगर कोई भी कोचिंग सेंटर पढ़ाता है स्टैट्स का पार्ट, स्टैटिस्टिक्स को, तो मैथ का एक टॉपिक पढ़ाने में जितना टाइम लगेगा उतनी ही टाइम में स्टैट्स की ये 2 टॉपिक आपके आराम से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, बढ़िया से हो जाएंगे। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम जो हम लोग पढ़ते थे और जब हम पढ़ाते हैं तो बोलते हैं इट इज नथिंग दैट इज द बंच ऑफ फार्मूलाज। स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग, इट इज द बंच ऑफ फार्मूलाज। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं, पीडीएफ आता है, सीडीएफ आता है, मीन आता है, वेरिएंस आता है, एमजीएफ आता है और उसको रिलेट करना आता है, तो एक भी क्वेश्चन स्टैट्स का नहीं छूटेगा। क्योंकि फार्मूला पे बेस्ड ही हम क्वेश्चन डालते हैं, फार्मूला को ही हम तोड़ते मरोड़ते हैं, उसी को यूज करना है। अगर आपको ट्रिक आता है, अगर आपको वे आते हैं, अगर आपको तरीका आता है, तो एक भी क्वेश्चन भी आपका स्टैट्स का नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी तरफ से, राइट। तो एमएस और एमए, मतलब एमएस के अंदर स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है कि दोनों इक्वल होते हैं। देयर इज नो 40 and 60 4:6 रेशियो, नो, द रेशियो इज 5:5, मतलब 50% is to 50%, हाफ इज द मैथमेटिक्स एंड हाफ इज द स्टैटिस्टिक्स। यू कांट ओवरलुक, हम छोड़ नहीं सकते, ना तो हम मैथमेटिक्स को छोड़ सकते हैं, ना तो हम स्टैटिस्टिक्स छोड़ सकते हैं। अब सिंपल तरीका सिलेक्शन लेने का, सिंपल तरीका सिलेक्शन लेने का, टॉप करने का, एमएस में टॉप करने का मैं बता रहा हूं आपको। 50% स्टैट्स मान लो, चलो हम इसको 10 ही नंबर मान लेते हैं, 50% स्टैट्स मान लो, 50 में आप 35 उठाओ, और 50% मैथ है, 35 उठाओ,
कितना हो गया 70 नंबर। 70 नंबर में आपका फर्स्ट 50 में रैंक तो आएगा ही आएगा। अब थोड़ा सा और ओवर कर लो, अगर आप स्टैट्स के स्टूडेंट हैं तो 50 में इसको 40 करो, इसको 35 करो, 75 नंबर। अगर आप मैथ के स्टूडेंट और स्टैट दे रहे हैं तो इधर आप 40 करो, इधर आप 35 करो, 75 टॉप 10 गारंटी के साथ। दिस इज द वे। कैसे क्रैक करना है यार, ठीक है, कैसे क्रैक करना है, ठीक है। और जब भी आप ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो तो जैसे ही आप एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस का चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे कहीं पे भी अच्छे से अगर समझ में आ गया, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने की तुरंत बाद जस्ट बाद आप ज्वाइंट कर लो, क्योंकि ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ही है, मैथ का पार्ट है। तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप एक फार्मूला याद रखोगे, वो फार्मूला आपको आना चाहिए कि कैसे होता है, वो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और स्टैट्स के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आता भी रहेगा, और स्टैट्स के नहीं भी है, मैथ के स्टूडेंट है, तब भी वो सिंपल एक फार्मूला है। जैसे आपका फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y इक्वल टू वाइस अंडर कंडीशन x इक्वल टू 2 या 3 या x इक्वल टू x, जो ये फार्मूला लिख दो, उसके बाद से मैथमेटिक्स हो गया। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका पूरा चला गया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। और जैसे आप यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कर दो। मतलब दिस इज नथिंग, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग, इट इज द रिवीजन ऑफ द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। रिवीजन है चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का। तो दो चीज आपका तैयार हो गया, एक तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तैयार हुआ, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक तैयार हुआ, और साथ के साथ स्टैटिस्टिक्स का एक ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो 12 नंबर से 15 नंबर के बीच में रहता है, तीनों MCQ, MSQ और NET मिला करके आपका एक टॉपिक तैयार हो गया। तो कितना फायदा हुआ, दो चीज। नहीं, कभी भी MS का पेपर देने वाले, मैं MS के बच्चों की बात कर रहा हूं, कभी भी आप ये दिमाग में साइकोलॉजिकली दिमाग में मत डाला करो कि MS हम पढ़ रहे हैं, MS दे रहे हैं, IIT JAM MS हम कर रहे हैं तो हमको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करना होगा। नहीं, दिमाग में ये डालो कि MS के पेपर में 50% मैथ होता है, और मैथ को अगर हम ओवरलुक करेंगे तो हमारा MS क्लियर नहीं होगा, MS हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, हम फंस जाएंगे। जो कि हर एक कोचिंग सेंटर इस चीज़ को करता है और उस चीज़ को लाइटली लेता है, मैथमेटिकल पार्ट को। आप लाइटली नहीं लीजिए, आप स्टूडेंट हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। कोचिंग सेंटर वालों को सिलेक्शन नहीं लेना होता है, वो न पढ़ना है उनको, न किसी अब जा करके IIT में एडमिशन लेना है, वो आपको क्वालिफाई कराना है। आप अपना देखिए कि कैसे हमको स्ट्रेटजी बनानी है, रियली कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का लेवल होता है, लेवल कहाँ पे आता है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको आता है बिल्कुल 100%, अब जैसे फर्स्ट 10 क्वेश्चन ले लो, मैं अब बात कर लूँ फर्स्ट 10 क्वेश्चन का MS के अंदर, तो आप देखोगे 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 मैथमेटिक्स का होता है, 6 क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स का होता है। उस 6 क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है मेरे बच्चे कि आप नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटीज होता है, सिंपल। एक क्वेश्चन आपका रैंडम वेरिएबल मतलब PDF है, तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, चाहे वो आपका डिस्क्रीट में हो चाहे वो कंटिन्यूअस में हो। एक क्वेश्चन आपका डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, बाइनोमियल हो चाहे पॉइजन हो चाहे ज्योमेट्रिक हो, इसी तीनों में से आता है, क्योंकि इसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन देंगे लेंदी हो जाता है, यूनिफॉर्म में आ सकता है, यूनिफॉर्म का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपका यही हो गया। एक क्वेश्चन आपका CLT से डाल देता है, छोटा सा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होता है। एक आपका इन्फेरेंस से छोटा सा क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका हाइपोथेसिस हो जाता है, ठीक। तो ऐसे 6 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक जो आप 2 लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 नंबर आप यहां से उठाओ पहले, और फिर लास्ट में जब NET में आप आते हैं तो यही चीज फर्स्ट 10 क्वेश्चन में 4 मैथमेटिक्स का होता है, 6 स्टैटिस्टिक होता है, और सेम लेवल होता है, सेम एक लाइन क्वेश्चन होते हैं। तो ये 20 नंबर बिल्कुल तो सीधी आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में आओगे तो 2 नंबर में ए ज्वाइंट आ जाता है, और जो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब हो गया, आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाइए और सिलेबस को लेके चलिए, और सिलेबस में आप ये नहीं दिमाग में डालिए कि ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है और इसमें मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं और स्टैट्स के रिलेटेड आते हैं। स्टैट कहीं भी मैथमेटिक्स वाले पार्ट में स्टैट्स वर्ड नहीं होता है, स्टैट का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, स्टैट से कोई रिलेशन वाला क्वेश्चन नहीं होता है। ये अगर कोचिंग सेंटर वाले बोलते हैं तो आपको बेवकूफ बनाते हैं। आपको ये चीज नहीं करना चाहिए। जब मैं ये चीज बोलता हूं ना आप लोगों को ना, जब बोलता हूं तो बहुत लोग मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं, बहुत लोग नेगेटिव कमेंट लिखते हैं। अरे यार मैं क्या आपसे ले रहा हूं, मैंने आपसे कुछ लिया बोलने के लिए, समझाया है ना, कुछ दिया ही आपको,
तो आप नेगेटिव क्यों करते हैं? किसी भी कोचिंग सेंटर की आप नेगेटिव क्यों करते हैं? अब वो कुछ देता ही है आपको, आप नेगेटिव कमेंट जो लोग भी करते हैं, करवाते हैं, नहीं करे किया करिए आप, क्योंकि कोई भी कोचिंग सेंटर, चाहे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कोचिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ, कोई कुछ देता ही आपको, क्या लेता है आपसे? कुछ नहीं लेता है, बहुत कम, जो भी अमाउंट लेता है बहुत कम लेता है, नॉमिनल फीस लेते हैं और आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो नेगेटिव कमेंट क्यों करते हैं? नहीं किया करिए, अच्छा नहीं लगता है। किसी भी कोचिंग सेंटर बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी की बात कर रहा हूँ। आप मेरा वीडियो से देख रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैं बहुत सारे कोचिंग बोला कि कोचिंग सेंटर ऐसा बोलते हैं, हो सकता है बहुत सारे कोचिंग सेंटर नेगेटिव इस चीज को लेके चलें। नहीं, जो जेन्युइन है ना यार, जो रियलिटी है, आप रियलिस्टिक बनने की कोशिश करिए। रियलिस्टिक से अगर आप भागेंगे ना, आप फंस जाएंगे। आप फंसेंगे कब? आप तब फंसेंगे जब आप पेपर देने जाएंगे, पेपर देके जब बाहर निकलेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट आपका नेगेटिव में आ जाएगा। तब आपको लगेगा कि नहीं यार, जो और चीज हमने बोला था ना, वही रियलिस्टिक था, वही सही था। हमने अपने आप को के अकॉर्डिंगली नहीं लेकर आया, हमने अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली तैयार नहीं किया, नहीं देखा, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव हो गया। नहीं, रियलिस्टिक बनने की कोशिश करिए। किसी का कुछ जाता नहीं है, किसी कोचिंग सेंटर का कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा, आपका साल खराब होगा। आप रियलिस्टिक बनने की कोशिश करिए। देखिए पेपर में क्वेश्चन कहां से है, देखिए पेपर में क्वेश्चन किस लेवल का है, देखिए पेपर में रियली आपका स्टैट्स का कितना वेटेज है, रियली आपका मैथमेटिक्स कितना वेटेज है। बिल्कुल स्टैट का 60% वेटेज होता है, बिल्कुल मैथ का 40% वेटेज होता है, बिल्कुल स्टैट्स हॉबी होता है, स्टैट्स हॉबी होता है मैथ पे, क्योंकि आप एमएस पेपर देते हो। लेकिन नहीं, हम ये नहीं कहते कि स्टैट्स मैथ पे हॉबी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो सेक्शन है, एक मैथमेटिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स और एक मैथमेटिक्स। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो 15 नंबर का जो टॉपिक है, 14 से 15 नंबर का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, स्टैट्स के अंदर चूंकि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट्स का टॉपिक है, तो हम स्टैट्स में बोलते हैं, लेकिन आफ्टर अ फार्मूला दिस इज टोटली मैथमेटिक्स, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप उसको स्टैट्स में नहीं रखिए, उसको मैथ में लेकर आइए। और अगर ये चेंज ऑफ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको नहीं आता है, तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आप लिख लीजिए इस बात को, तो इसको उठाकर मैथ में डाल दीजिए। अब दोनों का लेवल बराबर हो गया। तो आप एमएस दिमाग में डाल करके चलते हैं, तो दिमाग में एमएस के साथ साथ ये डालिए कि एमएस सिर्फ एक सेक्शन है, एमएस एक पार्ट है, हाफ पार्ट है। 50 पार्ट आपका 50% जो पार्ट है वो मैथमेटिक्स है, उसको ओवरलुक आप नहीं करिए। डैम श्योर आपका टॉप रैंक पे रहेगा। तो जितना हम वेटेज, जितना हम मेहनत इस टेस्ट पे करते हैं, उतनी ही मेहनत अगर हम मैथ्स पे कर दें, तो 100% हम टॉप 5 में रहेंगे, जो कि हमारे स्टूडेंट्स की डिमेरिट है स्टैट्स वालों के लिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अब आप अगर आप रिजल्ट देखेंगे ना, कानपुर का चाहे बॉम्बे का, आप देखेंगे कि एमएस के अंदर मैथ वाले बच्चे ज्यादा पहुंच जाते हैं, 50% मैथ वाले होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि मैथ वालों के लिए ये 5 टॉपिक वो बहुत अच्छे से एमए की तैयारी करते हैं, तो करते हैं। तो 50 नंबर तो ये उठा लिए, 40 नंबर 3 उठा लिए। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथ का पार्ट है, 10 नंबर यहां से उठा लिए, 50 नंबर से उठा लिए। और सिर्फ अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो सिर्फ पढ़ लिए, इतना ही पढ़ लिए, तो 15 नंबर यहां से उठा लिए, तो 65 नंबर के आसपास हो गया। 65 से 70 नंबर में फर्स्ट क्लास रिजल्ट आ जाता है, आराम से आ जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला उनको, तो इजीली वो पहुंच जाते हैं। एमएस वाले के साथ क्या होता है? एमएस वाले साथ यही प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। हम बच्चों को समझाते समझाते थक जाते हैं, क्योंकि वो बार बार दिमाग में होता है कि एमएस हम दे रहे हैं, तो एमएस 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 मतलब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो ये 50% ही है, ये आपका 47 से 50% ही है, तो इतना ही नंबर उठाएंगे ना यार। मैथमेटिक्स तो नहीं छोड़ दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स दिमाग जाता ही नहीं है। नहीं, जितना हम स्टैट्स पे फोकस करेंगे, उतना ही हम मैथ पे फोकस करेंगे। बिल्कुल डैम श्योर है कि 70-75 नंबर तो आएगा ही आएगा, और 100% सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, गारंटी के साथ। हो सकता है बहुत लोगों को मेरा वीडियो पसंद ना आए, लेकिन नहीं, ये हम आपकी बात कर रहे हैं, आपको गाइड करने की बात कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ना मेरा कोई इंटेंशन है किसी कोचिंग सेंटर को लेकर के, ना मेरा इंटेंशन अपने आप को लेकर के, ना मेरा इंटेंशन है आपको मिसगाइड करने का। मेरा सिंपल है कि आपको मैं बहुत अच्छे से गाइड करूं कि यार रियली होता क्या है, होता क्या है। और मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूं कि कभी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं अपने समय में कि हमारे सीनियर भी गाइड करते थे, हम उस चीज़ को सोचते थे कि हाँ यार जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो मैं जो आज बोला आपको ना, आप इस पर एक बार फोकस करिए ना, देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होता है पॉजिटिव। बिल्कुल गारंटी के साथ रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं होगा, आप मुझसे बात करिएगा क्यों पॉजिटिव नहीं हुआ। कहीं न कहीं अगर आप पॉजिटिव नहीं होता रिजल्ट, स्टूडेंट की कहीं न कहीं स्ट्रेटजी में गड़बड़ होती है। अगर आपका स्ट्रेटजी प्रॉपर है,
तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होने का एक ही कारण होता है कि हमने कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बनाने में गलती की है, हमने कहीं ना कहीं सिलेबस को देखने में गलती की है, हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं, हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को ओवरलुक करने की कोशिश की है, किसी न किसी टॉपिक को हमने ओवरलुक करने की कोशिश की है, जिससे हमारा रिजल्ट नेगेटिव हुआ है। पहला चीज। दूसरा चीज की सिलेबस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी टॉपिक सिलेबस का आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हर एक टॉपिक को टच करके जाना है, क्योंकि हर एक टॉपिक से कुछ भी करेंगे तो 100 नंबर के क्वेश्चन में 70 नंबर इजीली पहुंच जाएंगे। ये आज का वीडियो था। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और एक काम और करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूला करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी बातें और लोगों तक पहुंचेंगी, बिल्कुल जाएंगी। और मैं परसों नरसों से आपका 2 दिन के बाद से मैं हर दिन मैं एक लेक्चर आपको स्टार्ट कर रहा हूं, जो हाउ टू क्रैक, जो पेपर के अकॉर्डिंगली कि इस बार पेपर में क्या क्या चीज आने वाला है उस पर फोकसिंग करके डेली हम 1 घंटे का एक लेक्चर दूंगा। तो 30 दिन मैं दूंगा, 30 दिन 30 डेज 30 लेक्चर जो यूट्यूब रहेगा। आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, और आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। हर दिन मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, कुछ ट्रिक लेकर आऊंगा, हर टॉपिक का एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, कुछ ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको 2021 के एग्जामिनेशन में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैथमेटिक्स वालों के लिए भी, स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए भी, दोनों के लिए हम ला रहे हैं। आपका 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 13 से लेकर के 13 या 15 से स्टार्ट करें तो 28 से 30 लेक्चर हम दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो यूट्यूब पे रहेगा। कम से कम 60 क्वेश्चन 60 ट्रिक हम जरूर देंगे। 60 पॉइंट होते हैं, हर एक पॉइंट पे एक ट्रिक देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका पेपर आसान हो जाए। आप उस चीज़ को जरूर देखिएगा, आपके फायदे की बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।